नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। और स्वागत है आपका आपने डेली वाली क्लास यानी कि करंट अफेयर्स क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज हम लोग 24 to 25 अगस्त की करंट अफेयर्स को करेंगे। और जैसा कि मैं आपसे डेली एक ही बात कहता हूं कि आपकी जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में आपका एक भी क्वेश्चन जो है गलत ना होने पाए। आपने विगत परीक्षाओं में देखा, चाहे बात यूपीएससी की परीक्षा की हो, पीसीएस मेंस की हो, पीसीएस प्री की हो, आरओ की एग्जाम की प्री की हो, इन सभी एग्जाम में आपको धूमधाम से करंट अफेयर्स देखने को मिले हमारे। और यह विश्वास आपका आगे ऐसे बना रहना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको कंटिन्यूटी के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में आपको लगातार इस क्लास को देखते रहना है। ठीक है, तो आइए सीधे आगे हम बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपका लक्ष्य 2026 आरओ का है तो उसके लिए आप सीधे हमें दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यानी कि 2026 में जो आरओ की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए आप तैयारी अभी से कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स हमारा जो है यहां पर स्टार्ट हो गया है। ये यहां पर दिए गए नंबर है, इन पे आप व्हाट्सएप अभ्युदय बैच लिख करके आपको यहां पर व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, चलिए आइए। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, अधिकांश कीट शोषण करते हैं, किससे करते हैं? सभी सही उत्तर आप सभी लोगों ने दिया था। इसके लिए आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए आइए। एक टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके बारे में जानकारी आपको ऑलरेडी हमने पहले दी हुई है। आईबीसीएस को बोलते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। भारत के तत्वाधान में इस संगठन का जो है निर्माण किया गया था, जिसमें 7 प्रकार की बिल्लियों के संरक्षण का प्रावधान किया गया था। याद है ना ये पॉइंट? मैंने कई बार इस प्रश्न को आपको कराया हुआ है। अभी इसी से संबंधित एक चीज और हुई है। इसमें क्या हुई है? तो भारत सरकार ने इस अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी इसके प्रतिनिधियों और अधिकारियों को विशेषाधिकार वाला जो है एक रूल एक जो है पास किया हुआ है। इसी के संदर्भ में आज का ये प्रश्न है, आज का टॉपिक है। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ लिखा है। तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके प्रतिनिधियों अधिकारियों को विशेषाधिकार और उन्मुक्ति प्रदान की है। यह विशेषाधिकार उनकी और उन्मुक्ति संयुक्त राष्ट्र यानी कि विशेषाधिकार और उन्मुक्ति अधिनियम 1947 के तहत राजपत्र अधिसूचना जारी करके दी गई, यानी गजट पास करके दिया गया है। यह कदम बिग कैट्स जैसे कौन कौन सा, शेर, बाघ, चीता आदि के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी कि अब इसमें इनके ऑफिसर्स को एक अलग प्रकार का राइट्स मिल जाएगा, जो कि इन प्रकार के बिल्लियों के संरक्षण के लिए आवश्यक होगा और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा। आप जानते होंगे कि 17 अप्रैल 2025 को इंडियन गवर्नमेंट ने आईबीसीए यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के साथ मेजबान देश करार पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत भारत में इस संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, बताया है मैंने पहले भी आपको। इस करार के तहत आईबीसीए और इसके प्रतिनिधियों को विशेषाधिकार और उन्मुक्ति देने का प्रावधान है। इस अधिसूचना के जरिए केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र अधिनियम 1947 की धारा 3 के तहत आवश्यक प्रावधान लागू किए हैं। इनमें संगठन की संपत्ति, संचार और अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित जो है विशेषाधिकार जो है शामिल है, इसमें इंक्लूडेड हैं। ये खास प्रकार का जो है विशेषाधिकार दिया गया है। अब चूंकि अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस अर्थात आईबीसीए चर्चाओं में है, तो लगे हाथ हम लोग क्या करें, क्यों ना इसकी जो है इसके बारे में थोड़ा सा 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए भाई साहब, इधर उधर मत देखो। ठीक है, लाइब्रेरी में बैठे हो तो बगल पड़ोसी वाले को मत देखो कि मूवी देख रहा है, कि वो क्या कर रहा है, कि बतिया रहा है, कि चैटिंग कर रहा है। आप अपनी कॉपी में देखो। ठीक है, अपने स्क्रीन पर देखो कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या सब। मेरी क्लास में ध्यान रखना है, एक बार आप लोग ध्यान केंद्रित करना एक एक शब्द पर, मेरे एक एक शब्द पर अगर आप ध्यान देंगे और उसको पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे, आप ध्यान रखिएगा, आपकी चीजें बहुत बेहतर ढंग से तैयार होंगी। लेकिन दिमाग अगर चैटियाने में लगा रहेगा ना तो कुछ नहीं हो पाएगा भाई साहब। ठीक, ये बात विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आइए अब देखते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। स्थापना इसकी होती है 2023 में भारत की पहल पर। उद्देश्य क्या है? 7 प्रकार की बिल्लियों यानी कि बाघ यानी कि टाइगर, शेर यानी कि लायन, चीता यानी कि चीता, तेंदुआ यानी कि लेपर्ड, हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड, प्यूमा और जगुआर, इन 7 बड़ी बिल्लियों यानी कि बिग कैट्स के संरक्षण और इनके आवास की रक्षा करना है। ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछ सकता है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कुल कितने प्रकार के बिल्लियों के संरक्षण के प्रावधान किया गया है। आप कहेंगे सर ये 7 प्रकार के।
आपसे यह भी पूछ सकता है कि भाई बताओ ये 7 जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, इनके नाम रट लीजिएगा। हो सकता है कि इन नाम के अलावा कोई और नाम आपके ऑप्शन में रख दे और कहे कि भैया बताओ इनमें से कौन सा जो है इंटरनेशनल बिग कैटेगराइज में शामिल नहीं है। तो जो नहीं होगा उसको याद रखना है। कैसे? जब इनको आप याद रखेंगे तो कौन सा नहीं वाला होगा वो आपको याद हो जाएगा। तो इन 7 प्रकार की कैट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बोलो हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी सदस्यता क्या है? इच्छुक देश जो इसके मेंबर बनना चाहते हैं, कोई इनके साथ कंडीशन नहीं लगी है। अगर आप चाहते हैं कि भाई साहब हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं सनम, तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है। भारत तो वैसे भी सबके लिए खुला दरबार है अपने आप में, आइए, स्वागत है आपका। क्यों? क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। इसलिए अगर सामाजिक कोई समरसता की बात हो, पर्यावरण संरक्षण की बात हो, खुले दिल से हम सभी देशों का क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। इसीलिए यहां पर कोई भी इच्छुक देश होगा क्या होगा? ऑटोमेटिकली शामिल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की संस्थाएं इसमें शामिल है, अंतरराष्ट्रीय संगठन एनजीओ शामिल है और निजी क्षेत्र भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ बहुत सारे ऐसे एनजीओ होते हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक स्तर पर काम करते हैं और निश्चित तौर पर इन बड़े प्रकार के एनजीओ के शामिल होने पर एक बहुत अच्छा जो है क्या होगा? फायदा होगा। कल मैं जो है यूट्यूब पर एक शॉर्ट जो है एक वीडियो मेरे सामने आ गया यूं ही, और उस वीडियो में एक बहुत अच्छी मूवी थी। मूवी हालांकि मैंने सर्च किया, मुझे नहीं दिखाई दी, लेकिन मुझे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कोई वीडियो या कोई कंटेंट दिखाई देता तो मैं जरूर देखता हूं, क्योंकि आप जानते हो कि एमएससी ईवीएससी है मेरी और एक अच्छा रिसर्च इस पर रहा है मेरा, और पर्यावरण संरक्षण के लिए मैं व्यापक स्तर पर काम करता रहता हूं। तो उसमें मूवी में क्या था, एक एक्टर थे, उन्होंने जो है प्लांट्स को बचाने के लिए जो है व्यापक स्तर पर काम किया। और मजेदार बात उस हुआ किया, एक हाईवे पर एक बहुत बड़ा क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। अगर आपको वो मूवी मालूम होगी तो मुझे बताइएगा, उसकी स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं। तो हाईवे पर क्या हुआ? बहुत बड़ा, दिल्ली की बात है, ये दिल्ली की घटना है, मतलब मूवी में दिल्ली की बात कही गई है। तो उसमें क्या हुआ कि एक रोड पे एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक बस जा रही थी बारातियों से, वो उस बस के पलटने से सारे बाराती एक्सपायर हो गए, बहुत लोग इंजर्ड हो गए। इसके अलावा 2-3 कार भी इसमें फंसी थी, वो भी इंजर्ड हो गए, उनके लोग भी, यानी कि व्यापक स्तर पर जो है बहुत ज्यादा हानि हुई। ऐसे में जो है जहां एक और सीएम ने दुख व्यक्त किया, तो वहीं पर उस मूवी के जो एक्टर थे, जो पर्यावरणविद थे अपने आप में, पहले ऑफिसर थे, उसके बाद वो पर्यावरणविद बन गए थे, अपने बाद और अलग तरीके से काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट दिया कि ये एक महज एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि यह एक हत्या है, यह एक मर्डर है। इस स्टेटमेंट से पूरे देश में, पूरे राज्य में हाहाकार मच गया और लोग, पत्रकार से लेकर के एक से एक लोग सब उनके पास पहुंचने गए। कमेटी बना दी गई सीएम के द्वारा, इस पर जांच हो रही थी कि मर्डर का जो स्टेटमेंट दिया गया क्यों दिया गया है। तो जब पत्रकार उनके पास गए और पूछा कि आपने कहा है इतने लोग जो है क्या कहते हैं मारे गए हैं और आप यहां पर बैठ करके पेड़ लगा रहे हैं, आपने आरोप लगाया कि मर्डर है, कैसे आप इसे प्रूव कर सकते हैं कि यह मर्डर था? उन्होंने कहा बिल्कुल मर्डर था। उन्होंने कहा कि इसमें लगभग 90% का जो योगदान है वो उस रोड के किनारे एक कंपनी का नाम बताया कि उस कंपनी का है, और बाकी 10% लोगों का है। कंपनी का नाम उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने कहा कि इस कंपनी का जो जहरीला पदार्थ है उससे क्या बनता है? स्मॉग बनता है। क्या बनता है भाई साहब? स्मॉग बनता है। और वही स्मॉग जो है क्या होता है? उन्होंने कहा ये फॉग नहीं है, धुंध था। लोगों ने कहा था कि ठंडी का महीना है, कोहरा हो गया होगा, धुंध से ऐसा हो गया। उन्होंने कहा नहीं, अभी सितंबर माह है, सितंबर में स्मॉग नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि इस पार्टिकल, ये जो पार्टिकल्स इसके होते हैं, किसके? इस कंपनीज के जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये जब नमी के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को आप लोगों ने अपने एनवायरमेंट वाली क्लास में पढ़ा होगा। मेरी क्लास अगर आपने ईवीएस के लिए होगी, डेफिनेटली मैंने आपको स्मॉग के बारे में पढ़ाया होगा। तो जब ये प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या करते हैं? अपने आप पे रिएक्ट करते हैं, तो उससे जो पदार्थ निकलता है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट के अंतर्गत आता है और वो बहुत खतरनाक होता है अपने आप में। तो उन्होंने कहा कि ये जो चीज आप देख पा रहे होंगे, ये एक्चुअली में क्या है? अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ये आपके एग्जाम में पूछता है, प्राथमिक जो है प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक क्या होते हैं, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? ये इस इंडस्ट्री से निकला हुआ प्रदूषक था, जिसने वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? स्मॉग बनाया।
तो इसलिए अगर ये कंपनी यहां पर नहीं होती, अगर यहां पर चीजें ठीक ढंग से की गई होती, उन्होंने कहा कि मैंने जो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जो है क्या किया था, मैंने पत्र लिखा था, मैंने कहा था कि इस फला कंपनी से या इस रोड के आसपास जो कंपनियां हैं इनकी जांच कराई जाए, यहां से पॉल्यूशन बहुत क्रिएट होता है, लेकिन जो है उसने इस पर रिएक्ट नहीं किया। ध्यान रखिएगा, ये सब काम किसका होता है? सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कहां है मुख्यालय इसका? दिल्ली में है, जहां पर हमारे भी कई सारे मित्र काम करते हैं। जब मैं उनसे उसकी कार्यप्रणाली के बारे में पूछता हूं तो मुझे बड़ा खेद होता है कई बार कि मामला सही चल नहीं रहा। देखो यार, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा फंड जो अलॉट होता है, बावजूद उसके पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर बहुत ज्यादा दगाबाजी होती है, और इस बात का दुख बहुत दिनों से मुझे है। ठीक है, एमसी मेहता सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आप जानते होंगे शायद, और उन्होंने बहुत व्यापक स्तर पर पर्यावरण के लिए काम किया। एमसी मेहता की केस स्टडी आती है भाई साहब, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में, गंगा एक्शन प्लान से लेकर के अलग अलग, यमुना एक्शन प्लान से लेकर के अलग अलग कार्य उन्होंने किया। एमसी मेहता सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, एमएससी में मैं उनसे मिला था। एमसी मेहता, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सर्च कीजिएगा आज इनके बारे में, पढ़िएगा इनके बारे में। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत व्यापक स्तर पर काम किया है। एमसी मेहता के लाख कहने के बावजूद भी पर्यावरण के क्षेत्र में सरकार कुछ काम करती है नहीं, और जो एजेंसियां बनाई हैं वो नाम की बनाई गई हैं, कुछ काम करती नहीं है। तो उस मूवी में यही दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है चीजें होती हैं। तो अब बात तो जो कर रहा था कि जब बात पर्यावरण संरक्षण की होती है तो भारत देश में व्यापक स्तर पर काम होता है, लेकिन सरकारी स्तर पर काम नहीं होता है। ठीक है, एमसी मेहता का नाम लिया मैंने इतने इस स्टोरी में, मैंने प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट का नाम लिया आपसे, मैंने स्मोक का नाम लिया। ये सभी पॉइंट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा भाई साहब, ये सिर्फ कहानी नहीं सुनाई मैंने, आपके एग्जाम के लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने। ठीक है, चलिए, अच्छा आप बताइएगा ये स्टोरी किस मूवी की है, तो मैं देख लूंगा बाद में। ठीक है, अच्छी मूवी है ये। एनीवेज, ऐसी मूवीज देखना चाहिए, है ना। सांवरिया मूवी थी, कौन सी मूवी थी पता नहीं, मैं नाम भूल जाता हूं उसका, जो भी अभी चली लगी थी मूवी उसमें हॉल में, तो वो देखने जाएंगे ना भाई साहब, कुछ नहीं होगा, प्यार मोहब्बत इससे नहीं होता कुछ। ठीक है, चलिए आइए, मुख्यालय से कहां पर? गुरुग्राम हरियाणा में है। मुस्कुरा रहे हैं कुछ लोग, हाँ सर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की भूमिका, भारत ने 2010 में आप जानते होंगे सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में T*2 का लक्ष्य रखा था। आप कहेंगे सर यू क्या होता है? ये क्या होता है? T*2 यानी कि टाइगर की संख्या को क्या करना? दोगुना करना। कब तक के लिए भाई साहब? 2022 तक के लिए टाइगर की संख्या को दोगुना करना। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भारत ने जाहिर किया था, वो लक्ष्य भारत सरकार ने 2022 में अचीव कर लिया। यानी कि T*2 का जो लक्ष्य रखा था, अर्थात टाइगर की संख्या दोगुनी करने का जो लक्ष्य रखा था, उसको सरकार ने अचीव कर लिया। और इसी अचीवमेंट के फलस्वरूप जो है सरकार ने IBCA अर्थात इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाए जाने की घोषणा की थी। तो पृष्ठभूमि इसकी ये रही है, आधार ये रहा इसका। ठीक है ना, याद रहेगा। ये देखो बड़ा अच्छा पॉइंट यहां पर लिखा गया है। ओके, चलिए, हो सकता है आपसे पूछ ले भैया T*2 क्या है लक्ष्य? ठीक है, याद रखना इसको, भूलना नहीं, एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, अब प्रश्न आ जाएगा कि IBCA अर्थात इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और इसके प्रतिनिधियों को विशेषाधिकार व उन्मुक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई है? आप कहेंगे सर जी ये दी गई है सी वाले पॉइंट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्ति अधिनियम 1947 के तहत। ठीक है, ओके, आइए। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025, इसमें बने बहुत सारा मैटर डाल दिया है ना, दिल खोल के पढ़िएगा आप लोग। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सरकार ने पक्ष विपक्ष में बहुत सारे जो है क्या किए पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि भाई देखो ऐसा है, ऑनलाइन गेमिंग में जो सट्टेबाजी चलती थी, जो एक तरीके से जो जुआ चलता था, उस पर सरकार ने क्या कर दिया? रोक लगा दिया। सरकार का यह दावा था कि इससे न जाने कितने परिवार जो है टूट गए हैं, ब्रेक हो गए, बेघर हो गए, लाखों लोगों पर बहुत बड़ा क्या है कर्ज हो गया है, कर्जदार हो गए हैं, और उन कर्जदारों की जो मना स्थिति है बहुत खराब है, और उसके फलस्वरूप जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। कई केसेस में तो पूरा का पूरा परिवार ही सुसाइड कर लेता है। तो इस खतरनाक चीज को देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर और इससे सट्टेबाजी वाले गेमों पर क्या किया? पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा सरकार ने उन गेमों को लॉन्च किया जो सोशल इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं रेडी हूं सरकार के। ठीक है, मुझे तो लगता है कि ऑनलाइन गेम करना ही क्यों भाई, क्या मतलब बनता है, ये सब बकवास बातें हैं। ठीक है, खैर अब एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव आपको नहीं गलत कहना, ध्यान रखिएगा। अगर कोई प्रश्न आ जाए ना
तो ये मत कहना सरकार ने गलत कर दिया है। तो मैं आपसे खुल के बोल रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन जब आप उत्तर लिखेंगे ना अपनी कॉपी में, कहेंगे बहुत बढ़िया, पर बहुत बहुत ही गजब मामला जो है सरकार ने किया। ठीक है, कॉपी में अपने मन के उद्गार का मन निकालिएगा। ठीक है, कॉपी में ध्यान रखिएगा। अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आपको कोई पॉइंट नहीं मेंशन करना होता है। अगर कोई प्रश्न आ गया और उसमें लिखा है क्रिटिकली एग्जामिन करना, यानी कि समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, तब आप नेगेटिव पॉइंट को कुछ कुछ मेंशन करेंगे, और वो भी 90 तोले शब्दों में। ये नहीं कि सरकार ने तो बर्बाद कर दिया, जब से सरकार 2014 में, तब से सरकार ने तो मटिया मेट कर दिया, सरकार ने कोई नौकरी नहीं दी है, सरकार ये करी, सरकार करप्शन हो रहा, सर एसएससी का पेपर लीक हो गया, आरओ का पेपर लीक हो गया था। ये सब गाथा नहीं लिखना है भाई साहब, ठीक है, नहीं तो काट देंगे उत्तर। ठीक है, वो एक लाइन बड़ी आती है ना कि मुझको कितना बोला जाए, सच कितना बोला जाए। कुमार विश्वास की बड़ी लाइन है, अब गूंगे मुझे बता रहे हैं कि सच कितना बोला जाए, ऐसे करके कुछ लाइन है ऐसा, है ना। तो जब आप ऑफिसर बनते हैं ना, तो आप जो है सिविल सर्वेंट बनते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं, है ना इसको, सरकारी नौकर। और नौकर क्या काम करता है? वही कहेगा जो मालिक कहेगा भाई साहब, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये सब जो है चीजें ध्यान रखना। कभी भी सरकार के एंगेज में कोई भी चीज नहीं लिखनी है, कब तक? जब तक कि समालोचना तक, अर्थात क्रिटिकली एग्जामिन टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में ना पूछ दिया जाए। ठीक है, चलिए। तो राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से पेश किया गया ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है ऑनलाइन धन आधारित खेलों पर व्यापक जो है क्या करना, प्रतिबंध लगाना और युवाओं की भागीदारी के लिए सुरक्षित और रचनात्मक माध्यम के रूप में ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना है। ठीक है, आप जानते होंगे इन्हीं ऑनलाइन गेम्स के फलस्वरूप मनी लॉन्ड्रिंग जैसा मामला भी चलता था। टर्मिनोलॉजी मैंने क्या यूज किया भाई साहब? मनी लॉन्ड्रिंग। क्या यूज किया? मनी लॉन्ड्रिंग। पेपर 3 का इंटरनल सिक्योरिटी का क्या ये पार्ट है भाई साहब, मनी लॉन्ड्रिंग। रेडी कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में खूब प्रश्न पूछता है मनी लॉन्ड्रिंग पर, आपके निबंध में भी प्रश्न पूछता है, इसलिए याद कर लीजिएगा। मेरी क्लास में लिखने और दिमाग लगाने ज्यादा मेरी बातों पर ध्यान देंगे तो चीजें आपको ज्यादा और समझ में आएंगी। तो नोट करो जरा, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, और उसके पहले मैंने क्या कहा था? उसके पहले मैंने कहा था सीपीसीबी के बारे में पढ़ लीजिएगा, प्राइमरी इंपॉर्टेंट और सेकेंडरी इंपॉर्टेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा, स्मॉक के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये सब पढ़ता हुए चलना है आपको। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का संवर्धन और विनियमन अन्य प्रकार के ऑनलाइन गेम को बढ़ावा देने और विनियमित करते हुए नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेम्स के खतरे से बचाने के लिए एक ऐतिहासिक क्या है ये कदम है। ठीक भाई साहब, चलिए। यह कानून नुकसानदायक गेमिंग प्लेटफॉर्मों के कारण व्यसन, वित्तीय बर्बादी, सामाजिक संकट को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि समाज को सही दिशा मिल सके, इसलिए उसको बंद करके नया गेम इन्होंने चलाया है गवर्नमेंट ने। बस इतनी सी बात है। उन्होंने कहा, भाई तुम जो चलाते हो ना सट्टेबाजी वाला गेम, वो खराब है, जो हम चलाएंगे वो अच्छा है। सरकार ने यह कहा है कि हम तुम्हारे माइंड को और बढ़िया विकसित करेंगे। किसके माध्यम से? गेम के माध्यम से। अच्छा एक बात बताइए, मैंने कहा बाबू लो तुम गेम खेल लो, ठीक, आपने कहा भैया जी गेम खेलना है मेरे को, मैंने कहा अच्छा ओके ठीक है डन, ले लो तुम गेम खेल लो। अब तुम जब भी फोन उठाओगे जी, तो इतने ईमानदार हो क्या, तुम जरा सच्ची मन से बताना कि जब तुम इस फोन को उठा के देखोगे, क्या सिर्फ इसमें तुम गेम ही देखोगे क्या? ना, रील देखे बिना तो दिल ना भरेगा आपका। मैसेज भी आ रहा होगा, गुड मॉर्निंग सर जी, उसका भी मैसेज करके रिप्लाई करेंगे आप। यानी कि लत आपके गेम की वजह से कहीं ना कहीं किसी और चीज की भी लग सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं सही, लेकिन ठीक है, सरकार ने ऐसा कुछ किया है, कुछ सोच समझ के ही किया होगा। ठीक है, आगे क्या इसका जो है पड़ेगा इंपैक्ट, वो देखा जाएगा। ठीक है, एनीवेज, इस सेक्टर पर कानून बनाने के प्रमुख कारण क्या है भैया? क्यों कानून बनाया गया? क्योंकि लत और वित्तीय नुकसान था, इसलिए इस पर कानून बनाया गया। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या जैसी घटनाएं घटित हो रही थी, इसलिए भी सरकार ने इस पर कानून बनाया। धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग, देखा मैंने पॉइंट क्या था अभी, मनी लॉन्ड्रिंग ये बहुत हो रही थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी था इसमें, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। कानूनी खामियों को बंद करना, स्वस्थ विकल्पों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, नोट, यह कानून पूरे भारत पर लागू होगा और भारत के क्षेत्र के भीतर दी जाने वाली या भारत के क्षेत्र के बाहर से संचालित ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा पर भी लागू होगा। यानी कोई बाहरी कंपनी आपके यहां मामला चला नहीं सकती भाई साहब कि हम तो बाहर के हैं जी, हम पर नहीं होता लागू, ना, ऐसा नहीं होगा। ये रूल पूरे इंडिया के कंपनियों के साथ साथ में जो विदेशी जो चीजें होती वहां से भी होगा, आप बाहर से भी रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके अंतर्गत जो है, इस विधेयक के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय स्तर के नियामक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी
या एक मौजूदा प्राधिकरण को निरीक्षण के लिए नामित किया जाए कि भैया तुम इसको रेगुलेट करते रहो, इसको जांच करते रहो कहां पर क्या क्या मामला हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहां पर मेंशन है। अपराध और दंड ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर इसमें कोई व्यक्ति जो है शामिल होता है तो उसके लिए क्या दंड आदि का प्रावधान है। तो विधेयक के अंतर्गत कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया आइए देख लेते हैं। यानी कि ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश या सुविधा देने पर 3 साल तक की क्या कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। पॉइंट जरा नोट कर लीजिएगा, आपको एग्जाम के लिए पूछ सकता है। इन खेलों से संबंधित वित्तीय लेन देन भी इसी तरह के दंड के साथ दंडनीय है। ठीक है, ऐसे खेलों का विज्ञापन करने पर 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। यानी कि इसमें दंड वाला मामला भाई साहब खतरनाक लेवल का है। ठीक, दूसरा, बार बार अपराध करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें 5 साल तक की सजा और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना इसमें जो है लगाया जाएगा। इतना बड़ा जुर्माना मैंने पहली बार सुना है भाई साहब। ठीक है, आई थिंक आपने भी सुना होगा। यानी कि ऑनलाइन गेम्स अपने आप में एक बहुत खतरनाक बिजनेस था, अपने आप में खतरनाक चीज थी, जिसके लिए सरकार ने इतने बड़े स्तर का जुर्माना अगर लगाया है तो आप सोच सकते हैं कि निश्चित तौर पर इससे जो है व्यापक स्तर पर हानि होती रही होगी। ठीक है, चलिए, इसके अलावा प्रमुख प्रावधानों के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। नॉन अवेलेबल वारंट जारी होगा भाई साहब। आप जो है एक बार गिरफ्तार किए गए तो छूटोगे नहीं सरकार, है ना, जिसका अर्थ यह है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और जमानत का अधिकार नहीं होगा। नॉन अवेलेबल वारंट जारी होगा, जमानत करा नहीं सकते भाई साहब। मामला जैसे SC/ST में होता है, फंस जाओगे ना तो चक्की घूमते घूमते चक्की घूमिंग करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए, इसलिए बात SC/ST एक्ट की आ गई है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। आप जानते होंगे कई बार जो है क्या होता है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के में शामिल जो लोग हैं, कई बार उनके साथ अभद्रता कर दी जाती है। आज भी, हालांकि आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कई लोग इसके पक्ष विपक्ष में काम करते हैं, लेकिन आज भी SC/ST कम्युनिटी के साथ बहुत भेदभाव होता है निश्चित तौर पर। ठीक है, तो ये जो भेदभाव है ये अभी भी हमारे भीतर कहीं ना कहीं है। हम पढ़े लिखे होते हैं, इसके बावजूद भी हम SC/ST कम्युनिटी के साथ में हमारा दुर्व्यवहार होता रहता है, कई बार होता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी लोग करते हैं, लेकिन आज भी पढ़े लिखे फैमिली में भी यह चीज होती है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। समानता का अधिकार सभी को है। ठीक है, छुआछूत की भावना, ऐसी भावनाएं हमारे भीतर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सभी का सम्मान है इस देश में, सभी को हर चीज का हक है और सभी संसाधनों पर सबका बराबर का हक है। इसलिए कभी भी कोई भी अपशब्द या भेदभाव या मन में दुर्भावना जो है किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ जो है नहीं होनी चाहिए, ना किसी रिलीजन के खिलाफ, ना किसी जो है जात के खिलाफ, है ना। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि क्या कहा गया है कि जो है जब सब साथ चढ़ेंगे ना, जब साथ सब चलेंगे आगे तो चीजें बेहतर ढंग से हो सकती है ना। इसलिए सबका सम्मान बहुत आवश्यक है। दिल में हमेशा आदर और सम्मान का भाव हमारे भीतर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, SC/ST एक्ट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और SC/ST आयोग के बारे में प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक, चलिए, जांच और प्रवर्तन की शक्तियां, तो केंद्र सरकार अधिकारियों को अपराधों से जुड़ी डिजिटल और वास्तविक संपत्ति दोनों की जांच, तलाशी और जब्त करने के लिए अधिकृत कर सकती है। कुछ मामलों में अधिकारियों के पास परिसर में प्रवेश करने और वारंट के बिना गिरफ्तारी करने की शक्ति होगी। जांच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों का पालन करेगी, जो भारत में आपराधिक प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। तो ये सब चीजें आपको पॉइंट पढ़नी है। विधेयक से समाज को क्या लाभ होगा? रचनात्मक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा, युवाओं को सशक्त बनाना होगा, इससे एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनेगा और वैश्विक नेतृत्व को सुदृढ़ करना होगा। ये इसके क्या हो जाएंगे? फायदे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, अब आपके सामने आ गया प्रश्न भाई साहब। चलिए, ऑनलाइन गेमिंग क्या? ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के अंतर्गत ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश या सुविधा देने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, अभी तो हमने पढ़ा था। ओके, डन, ये हो गया, राइट। इस विधेयक के अंतर्गत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, जिसमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। अब आपको बताना है कि ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो भाई साहब दोनों ही तो ही सही है, तो बस देखो 1 और 2 कहां पर है? यहां पर है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आप जानते होंगे लास्ट ईयर पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था 24 में, अभी 25 में ये दूसरा मनाया जा रहा है। अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाया जाता है? मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज नहीं पता होगी, डेफिनेटली पता होगी। और अगर कहेंगे सर ये नहीं पता है तो ऐसे कीजिएगा, ऐसे में थोड़ा सा पानी डालिएगा और उसके बाद क्या करना है आप जानते होंगे। ठीक, चलिए,
भारत 23 अगस्त को, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो आपको पता होती हैं, कोई तैयारी नहीं भी कर रहा होगा ना एग्जाम की तो भी जान जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जो है क्या कहते हैं दिवस के बारे में, दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के बारे में। चलिए, भारत 23 अगस्त को दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है या मना लिया उसने, ठीक है। चलिए, यानी कि कल हो चुका यह दिन सैटेलाइट से लेकर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट तक देश की यात्रा का जश्न, कल मतलब बीत गया जो है ना, एक दो दिन पहले। यह दिन सैटेलाइट से लेकर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट तक देश की यात्रा का जश्न मनाने के रूप में खास हुआ। ये होगा नहीं तो मैंने चलो पहले बना दिया था इसको, हुआ, ठीक है। 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा पर उतरने वाले चौथे और उसके दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले देश के रूप में इतिहास रच दिया था। अब याद आ गया, बस यही चीज। दूसरा, वर्ष 2020 में क्या 2020 में ऐतिहासिक अंतरिक्ष सुधारों के साथ सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को उदार बनाया है और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का गठन किया है, ठीक है। चलिए, 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों की घोषणा के बाद पंजीकृत अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की संख्या 3 से बढ़कर 300 से अधिक हो गई है। यहां पर मतलब थोड़ी तारीफ की गई है कि क्या क्या चीजें हुई हैं, यानी कि इन स्पेस ने नवंबर 2022 और मई 2024 में क्रमशः भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की 2 सफल सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स को भी सुगम बनाया है। तो ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं कि किस किस प्रकार से चीजें हुई हैं और हमने विगत कई वर्षों में स्पेस टेक्नोलॉजी में यानी कि स्पेस की फील्ड में हमने बहुत बड़े कदम हमने रखे हैं अपने। तो ये सब उपलब्धियां सरकार की तरफ से बताई गई हैं, आप इनको देख सकते हैं। एक पॉइंट यहां पर और है इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो है 8 नंबर पॉइंट। क्या है कि इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन के अनुसार गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का पहला मानव रहित मिशन G1 अर्ध मानव रोबोट व्योम मित्र के साथ लॉन्च के लिए तैयार है और इसका लॉन्च दिसंबर में होने की उम्मीद है। यानी कि दिसंबर में एक नए मुकाम की हम और आगे बढ़ते चलेंगे। गगनयान मिशन आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसरो के अध्यक्ष कौन है भाई साहब, पूछ सकता है, वी नारायणन इसरो के वर्तमान क्या है, अध्यक्ष हैं। इसरो के बारे में भी, इसकी स्थापना कब होती है, क्या क्या इसके प्रमुख उपलब्धियां रही हैं, ऐसे कई सारे प्रश्न भी आप एग्जाम में इसरो से संबंधित भी पूछ लिए जाते हैं। इसरो किससे संबंधित, उसकी स्थापना, उसका मुख्यालय, डीआरडीओ की स्थापना, उसके अध्यक्ष मुख्यालय, ये सब प्रश्न खूब पूछते हैं आपसे मिसलेनियस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो रेडी करते हैं इनको सबको। चलिएगा, ये नहीं कि बस खाली पढ़ते निकल गए, जो जो टर्मिनोलॉजी आपको लगती है कि यार ये चीज मुझे समझनी चाहिए, हैंड टू हैंड उसको क्या किया गया, आप लोग इसको रेडी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए, भारत 23 अगस्त 2025 को तीसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा क्योंकि 30 अगस्त 2022 को भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। क्या यह पॉइंट सही है भाई साहब, बताइए जल्दी से। नो, नहीं सही है ना। 25 क्या होगा रे बाबा, 25 तो नहीं है। गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का पहला मानव रहित मिशन अर्धमानव रोबोट व्योम मित्र के साथ दिसंबर 2025 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। अब क्या पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही नहीं है, तो भैया कौन सा सही नहीं है, ये नहीं सही है केवल एक, तो बस ए हो जाएगा इसका उत्तर। सिंपल सी बात है, यही ना होगा बस, ठीक है। चलो, ए इज द राइट आंसर। नाउ, ब्रिटिश उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पाल का भी हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है, ठीक है। भारतीय मूल के दिग्गज ब्रिटिश उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पाल का 21 अगस्त शाम को जो है निधन हो गया लंदन के अस्पताल में। आप जानते होंगे ये प्रधानमंत्री के नजदीकी माने जाते हैं, ठीक है। 18 फरवरी 1931 को पंजाब के जालंधर में पैदा हुए लॉर्ड स्वराज पाल ब्रिटेन स्थित कैपारो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक भी थे। 60 के दशक में वह अपनी छोटी बेटी अंबिका के कैंसर के इलाज के लिए ब्रिटेन गए थे, लेकिन 4 वर्षीय बेटी की मृत्यु के बाद उन्होंने एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में अंबिका पाल फाउंडेशन की स्थापना की। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बच्चे किसी बीमारी का एक्सपायर कर जाते हैं या कुछ भी उनके साथ घटना घटित हो जाती है, उनके लिए फिर बाद में बहुत व्यापक स्तर पर काम करते हैं। ये चीज, ये दुख इतना होता है कि यार इस चीज के लिए मेरी बेटी एक्सपायर हो गई। मतलब अगर 4 साल की बेटी उनकी थी और कैंसर से एक्सपायर हो गई, तो उसके लिए उन्होंने एक ट्रस्ट बना दिया कि भाई इसके तहत हम मदद करेंगे। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसी कोई घटना घटित हो आपके साथ तभी आप करें। आप पहले भी अपने लिए जो है, अपने समाज के लिए आप बेहतर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, और ये धड़कने, ये श्वास हो,
मातृभूमि के लिए, है ना, देश के लिए, समाज के लिए, मातृभूमि के लिए आप सब कुछ अपना न्यौछावर कर देने का जो है प्रण हमेशा हमारे बीच में रहना चाहिए, है ना, हमारे मन में। चलिए, ये नहीं कि बस नौकरी लग जाए अच्छी सी, आईएएस बन जाओ, आरओ बन जाऊं, ट्रांसफर होता नहीं है यहाँ पे सचिवालय में, बढ़िया से ज्वाइनिंग हो जाएगी, एक अच्छा सा घर ले लेंगे, बनवा लेंगे, प्लाट सीतापुर रोड और गोमती नगर में ले लेंगे, शादी हो जाएगी, शादी भी आरओ से कर लेंगे, नहीं तो जिनसे कर रही उनसे कर लेंगे, उनके पापा को मना लेंगे, इंटर क्या है तो क्या हुआ, पटा लेंगे उनके पापा को, शादी कर लेंगे, एक अच्छी सी कार ले लेंगे और बढ़िया से घूमेंगे फिरेंगे और मौज मस्ती करेंगे। इतने से जीवन होता नहीं है भाई साहब, ठीक है। ये तो पशुओं वाला जीवन हो गया ना, कि ऐसा ऐसा कर लेंगे और लाइफ सेटल है। ये जीवन जो आपने सोचा होगा, अगर इसे हम पशुओं के समान में इसको मानता हूं, आप में फिर पशु में कोई समानता फिर रह नहीं, मतलब असमानता फिर रह नहीं जाएगी, आप ठीक पशु के समान हो जाए, जानवर के समान ही आप हो जाएंगे। इसलिए जीवन में हमेशा सफलता से, यानी कि सक्सेस से महानता की ओर बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस होना चाहिए, आप प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, करना चाहिए, लेकिन कुछ बेहतर कर गुजरने का आपके भीतर संकल्प जरूर होना चाहिए। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईश्वर ने आपको धरती पर मानव के रूप में जो है बनाया है। नहीं तो बना देता गधा, ढेचू ढेचू करते रहते, घूमते रहते हैं, ऐसे क्या करते हैं, है ना, गधा बना देता आपको, ऐसे क्या करते हैं आप। अब बन गए आप लोग मानो, सुंदर सा बढ़िया सा चेहरा दे दिया है, रेल बनाते फिरते रहते हो आप, अब ऐसे ऐसे करके क्या करता, आपको गधा बना देता है, ऐसे करके सिंह निकाल देता, और आपके ऊपर जो है क्या करता, मालिक जो है आपके ऊपर खूब ढेर सारा सामान जो है यहाँ पर ला देता आपके ऊपर, है नहीं, क्या करता, सामान ला देता आपके ऊपर ऐसे ऐसे करके, अब बस, और आपके पीछे आप कहता चलो, या बैल बना देता, बैल बुद्धि प्रकार के वैसे बहुत लोग होते हैं, अब बैल बना देता तो खेत जुताता आपसे, क्या करते हैं। लेकिन बनाया आपको ईश्वर ने क्या, इंसान, मनुष्य बनाया। मनुष्य की मनुष्यता खोती हुई चली जा रही है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने देश के, समाज के लिए गरीब बुजुर्ग, गरीब महिला, बेसहारा, विधवा महिलाएं, ऐसे कई सारे अन्य लोग होते जो परेशान और हताश होते हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ पैसे नहीं, चंद पैसे नहीं होते हैं। ध्यान रखना, कल मैं होटल पे मैं जो है एक सामान लाने गया, मीठा लाने गया था, तो मैंने देखा एक व्यक्ति आया जिसके जो अर्धनग्न अवस्था में था, जिसके कपड़े फटे हुए थे और ठेलिया चला रहा था जो 3 पहिया वाली होती है। वो आया, उसने एक खस्ता मांगा, ठीक है, खस्ता, लेकिन वो फेमस आप लोग जानते होंगे, और वो एक खस्ता बिना चाय वाय बिना पानी के उसने खस्ता निकाला और अपने ठेले की गद्दी पर बैठ करके, और इतनी धूप, उसके सारे कपड़े सीमेंट वो ढोता था, आई थिंक मुझे लग रहा है, क्योंकि पूरी बॉडी उसकी जो सीमेंट से जो है सनी हुई थी। और उसके चेहरे को देख करके मेरे मन में बड़ा एक वो भाव उत्पन्न हुआ कि इस देश में जो है, जहां लोग एसी कमरों से निकलते नहीं बाहर, वहां पर एक छोटा सा इंसान जो है, किस कदर एक छोटा सा, इसके बच्चे इसके सहारे पर होंगे, ये ठेला अगर नहीं खींचेगा तो क्या कर पाएगा। कभी किसी अवस्था को आप देखिए तो आपको नजर आएगा कि दुनिया में कितनी गरीबी है, आप उनके लिए काम करना सीखिए, है ना, आपको दुआएं मिलेंगी। तो ये बात ध्यान रखिए। फिर उसको मैंने एक बोतल पानी और एक चाय के पैसे दिए, मैंने कहा इसको चाय और पानी पी लेना इसका, है ना, आप इसके साथ में, सूखे ऐसे मत खाओ। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि किसी के लिए जीना हमें है। ये क्लास आप देख रहे हैं, पढ़ के आप राजा बन जाएंगे, पारो बन जाएंगे, इससे नहीं काम चलेगा यार। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको कुछ सही रास्ता दिखाऊं, इसीलिए मैं पीछे में एथिक्स का पेपर पढ़ाता हूं, इसीलिए पढ़ाता हूं। मैं चाहता था मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, कुछ भी पढ़ा सकता था, कोई भी सब्जेक्ट A to Z। मेरी एमएससी है ईवीएस से, मैं एनवायरमेंट पढ़ाता भी हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने एथिक्स पढ़ाया क्योंकि आपके भीतर नैतिकता का समावेशन होना चाहिए, आपके भीतर दया, करुणा, वात्सल्य, है ना, और इन सब चीजों का जब आपके भीतर समावेशन होगा तब आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, एनीवेज, अब 1-2 पॉइंट और है कि यहां पर देखिए, लॉर्ड पाल संडे टाइम्स रिच लिस्ट में नियमित रूप से शामिल होते रहे हैं और इस संस्था ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी पहल के माध्यम से दुनिया भर के बच्चों और युवाओं को कल्याण के लिए लाखों डॉलर दान दिए। लॉर्ड पाल संडे टाइम्स रिच लिस्ट में नियमित रूप से शामिल होते रहे हैं और इस साल उनकी संपत्ति लगभग 2 बिलियन पाउंड आंकी गई और उन्हें 81वें स्थान पर रखा गया था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड स्वराज पाल ब्रिटेन स्थित कैपारो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे। ठीक है, ओके, डन। उन्होंने अपनी बेटी अंबिका की मृत्यु के बाद अंबिका पाल फाउंडेशन की स्थापना की थी। बिल्कुल सही बात है। लॉर्ड स्वराज पाल का जन्म हरियाणा में हुआ था। नहीं भाई साहब, हरियाणा में नहीं हुआ था। कहां हुआ था बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको। ठीक है, तो क्या पूछा है कि कौन सा कथन सही है इसमें से, तो एक सही है और 2 सही है। ये गलत है आपका, तो 1 और 2 कहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है, तो बस ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए, अब पीसेस का एडवर्टाइजमेंट है। पीसेस का अगर आपको भैया लक्ष्य अगर आपने रखा है तो आप एक काम करिए कि पीसेस वाले बैच से आप जुड़ जाइए और यहां पर अपना
फाउंडेशन कोर्स आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर प्री प्लस मेंस की तैयारी आपकी, आपके टेस्ट सीरीज प्री प्लस मेंस की, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपका सीसैट, हिंदी, एवरीथिंग आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, चलिए इसके लिए आपको पीसीएस 2026 लिख करके इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, चलिए आदि कर्मयोगी अभियान, ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की है और ये जनजातीय क्षेत्रों में वहां के लोगों को सशक्त करना और एक सुशासन की संकल्पना को साकार करने का लक्ष्य जो है ये मिशन रखता है अपने आप में। यानी कि जनजातीय क्षेत्र में क्या हो, एक सही रूप से शासन सुशासन आ सके और बेहतर ढंग से कार्य प्रणालियां जो वहां पर होती हैं वो चल सके और जनजातियों के जो है लाइफ स्टाइल को क्या किया जा सके, बेहतर किया जा सके, है ना। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 19 अगस्त 2025 को शुरू की गई यह पहल भारत के जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने की एक ऐतिहासिक पहल है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गांव और समुदाय स्तर पर उत्तरदायी जन केंद्रित, अरे भाई साहब जान कहां से हो गया, जान नहीं होगा बाबा, जन होगा, देखो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जन केंद्रित शासन को बढ़ावा देना है जिससे समावेशी विकास क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके। समावेशी विकास कैसे सुनिश्चित, जब सबका सब प्रकार से सब जगह से कल्याण होगा तभी होगा समावेशी विकास। और ध्यान रखिएगा समावेशी विकास आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए तो सभी लोगों का समुचित जो है क्या कहते हैं उद्धार हो, इस तरीके से उनका कल्याण हो, यानी कि एक तरीके से क्या हो कि वो एक उनकी जो लाइफ स्टाइल जो बहुत डाउन लेवल की है वो क्या हो, अच्छी हो, बेहतर हो, है ना। वो तभी होगा जब हम जो प्रॉपर तरीके से जनजातीय जो क्षेत्र हैं उन पर हम व्यापक स्तर पर काम करेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी रूपों में, तभी समावेशी विकास क्या हो पाएगा, जनजातीय क्षेत्रों में सुनिश्चित हो पाएगा। यह मिशन लगभग 20 लाख ग्राम स्तरीय जनजातीय कार्यकर्ताओं और परिवर्तन अभिकर्ताओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है, जिससे अंतिम छोर तक सरकारी योजनाओं को सुसंगत रूप से पहुंचा जा सके। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो, वो व्यापक स्तर पर योजनाएं परियोजनाएं लाती है, लेकिन उनको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, नहीं करते हैं लोग। एसडीएम साहब, डीएम साहब मदमस्त रहते हैं अपने में, पता नहीं कहां खोए से रहते हैं, मिलने जाओगे तुम डांट के भगा देंगे जल्दी से, है ना। बहुत कम आईएएस ऑफिसर होते हैं। अच्छा आप लोग भी कम नहीं हो, आप थरथराते कांपते हो, एसपी साहब गाड़ी से उतरे कांपने लग जाओगे एकदम से, 100 सिपाही आ जाएंगे तो कांपने लग जाओगे। अरे काहे कांपते भाई, वो आपके लिए है। साहब जी सर साहब, अरे इतना नहीं डरने की आवश्यकता, आप डरते रहते हो। एसपी की गाड़ी साइरन बज गई, पाँव करके भाग किनारे कर लोगे, गाड़ी एकदम साइड से कर लोगे। अरे पहले सड़क पर चलने का अधिकार आपका है भाई साहब, ठीक है, उसके बाद किसी का है। नागरिक फर्स्ट है, सिटीजन, और डरते रहते हो आप लोग बिना मतलब वाली बात। इसलिए ध्यान रखिए, डरना किसी से नहीं। और अधिकारियों का काम क्या है, किसी भी योजना को सही रूप से क्रियान्वित करने का, लेकिन वो योजनाएं सही रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं, वो अपनी पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, इसीलिए सुशासन की संकल्पना नहीं साकार होती। यानी कि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज द की ऑफ क्या, गुड गवर्नेंस। लेकिन यही दो चीज, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, अधिकारी सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, इसीलिए सरकारी योजनाएं जो है व्यापक स्तर पर हर जगह पर लागू नहीं हो पाती, और इसीलिए चीजें बहुत दूर रह जाती हैं और गरीब में जो है बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये सब प्रश्न पूछता है भाई साहब, आई भी नहीं बता रहा हूं कहानी के रूप में, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको, नहीं तो मामला गुलगप्पा ऐसा हो जाएगा। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए आदि कर्मयोगी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, सुशासन पर खूब प्रश्न आता है आपके, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसका क्या उद्देश्य है, जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, या गांव और समुदाय स्तर पर उत्तरदायी एवं केंद्रित शासन को बढ़ावा देना, या केवल जनजातीय युवाओं को शिक्षा में सहयोग करना, या केवल जनजातीय कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, ठीक है ना। चलिए, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत 23 चिप डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है। आइए इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने देश की सेमीकंडक्टर डिजाइन क्षमताओं को बढ़ावा देने के अपने प्रयास के तहत डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत 23 चिप डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी है। शुक्रवार मतलब कि कब, ये जो है आई थिंक क्या था शुक्रवार को, आई थिंक था 22 या 23 तारीख थी शायद, है ना। चलिए,
मंत्रालय के अकॉर्डिंग जो है घरेलू स्टार्टअप और एमएसएमई के नेतृत्व वाली इन परियोजनाओं को निगरानी कैमरे, एनर्जी मीटर, माइक्रो प्रोसेसर, आईपी और नेटवर्किंग एप्लीकेशन जैसे क्षेत्रों के लिए स्वदेशी चिप्स और सिस्टम ऑन चिप सॉल्यूशंस विकसित करने के लिए समर्थन मिल रहा है। ठीक बा। तो ये और 2 पॉइंट है कि 2017 में स्थापित वर्वे सेमी उन पहली भारतीय कंपनियों में से एक है जो सेमी कंडक्टर बौद्धिक संपदा का वैश्विक स्तर पर निर्यात करती है और इसकी मालिकाना मशीन लर्निंग संचालित एनालॉग चेन आईपी अग्रणी अंतरराष्ट्रीय निर्माताओं से उत्पादन में अंतर नहीं था। मतलब इस कंपनी के बारे में बताइए भैया किस प्रकार से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कार्य करती है। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल कहां होता है, डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे। अगर आप घर में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, फोन से लेकर के अलग अलग प्रकार की चीजें, तो वहां में सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। ओके, चलिए। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है, योजना किस क्षेत्र की क्षमताओं को बढ़ावा देने से संबंधित है? ऑटोमोबाइल उत्पादन या सेमीकंडक्टर डिजाइन या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या रक्षा उत्पादन। सिंपल सी बात है, सेमीकंडक्टर डिजाइन। बड़ा अच्छा है ये अपने आप में प्रश्न, ठीक है, याद रखिएगा। चलो, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के मध्य में अभी हाल ही में क्या हुई, बैठक हुई है। तो आईसीएमआर, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और जो है डीएचआर की मेजबानी में भूटान, नेपाल, श्रीलंका, तिमोर लेस्ते और भारत के प्रतिनिधियों, ठीक है, सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय क्षेत्रीय संवाद शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य क्या था जो भी हाल ही में हुई है? इसका उद्देश्य था स्वास्थ्य अनुसंधान प्रणालियों को मजबूत बनाना और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था, ताकि शोध सीधे नीतियों को दिशा दे, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को का समाधान करे और भविष्य के लिए टिकाऊ व्यवस्था सुरक्षित हो सके। तो ये इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था, बस। ठीक है, बैठक में कई सारे बिंदुओं पर सहमति बनी है। कौन से बिंदु हैं, आइए देख लेते हैं। क्षेत्रीय सहयोग यानी कि MAMR, ठीक है, NCD गैर संचारी रोग, इसको क्या बोलते हैं? गैर संचारी रोग क्या होते हैं बताओ? गैर संचारी रोग क्या होते हैं? कमेंट करके तुरंत मुझे उसका रिप्लाई दीजिएगा आप लोग। और वन हेल्थ जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास करने का संकल्प लिया गया है। इसमें संसाधन साझा करना, इस पर भी सहमति बनी है, यानी कि चिकित्सा प्रौद्योगिकी, फील्ड एपिडेमियोलॉजी, ट्रेनिंग, नैतिकता और गुणवत्ता आश्वासन जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने का निर्णय भी लिया गया है इसी बैठक में। इसके अलावा अनुसंधान और नीति सेतु यानी कि शोध और नीति संवाद के लिए औपचारिक तंत्र विकसित कर वैज्ञानिक साक्ष्यों को प्रभावी कार्यक्रमों में बदलना। आईसीएमआर ने यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कॉमन एथिक्स रिव्यू फॉर्म और निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसे संसाधन साझा करने की पेशकश की, जिससे शुरुआती चरण में स्वास्थ्य अनुसंधान प्रणाली विकसित कर रहे देश बिना नई शुरुआत किए इसका लाभ प्राप्त कर सके। यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बेहतर कदम उठा सकें, आपसी सहयोग को मजबूत कर सकें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो जो नए इनोवेशन और जो रिसर्च होते हैं वो उन रिसर्चेस को हम साझा कर सकें और क्षेत्रीय स्तर पर हम व्यापक स्तर पर काम कर सकें। इसके लिए कई सारे अहम बिंदुओं पर चर्चा इसी बैठक में जो है हुई है। ये जो बैठक हमने आपको यहां पर बताई है और इन देश की मेजबानी में यह बैठक हुई है। ओके, याद रहेगा पॉइंट। चलिए, अब प्रश्न आपके सामने, आईसीएमआर ने स्वास्थ्य अनुसंधान प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कौन से संसाधन साझा करने की पेश की है? तो कॉमन एथिक्स और रिव्यू फॉर्म और निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। ये क्या है? तो बस बी इज द राइट आंसर हो गया। अब आपके सामने प्रश्न है, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा होता है? बताइएगा। बॉक्साइट, फास्फोरस, ग्रेफाइट या फिर सिलिकॉन ऑयल? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर देंगे। ओके, और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को शेयर धड़ल्ले के साथ कर दीजिएगा, ठीक है, धूमधाम से, ट्रक भर भर के। आइए, आपके सामने RARO मेंस का एक बैच हमारा चल रहा है। अगर आप आरओ प्री दिए हो, बॉर्डर लाइन पे हो या प्री निकल रहा हो, आप मेंस यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको जीएस के सेक्शन को छोड़ते हुए बाकी सभी सेक्शन का वीडियो लेक्चर, उसके नोट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अलावा आपको डेली टारगेट देना, डेली आंसर प्रैक्टिस होती है भाई साहब, कहीं नहीं, कोई नहीं करा रहा होगा। एक एक कॉपी चेक होती है, अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग फैकल्टी को हायर किया गया है आपके लिए कि आपका लक्ष्य जो आपने रखा था उस लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो ये ध्यान रखिएगा बात आप लोग, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप मेंस RARO मेंस लिख करके आप दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर रिप्लाई मिलने में थोड़ा टाइम लग जाए, धैर्य रखिएगा, सबको रिप्लाई जरूर मिलेगा। कुछ लोग गुस्सा आ जाते हैं, आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं सर, ऐसा
इतना पेशेंस रखा करिए, रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है ना। धैर्यता सबसे बड़ी कुंजी होती है आपकी सफलता की, ठीक है। चलिए अब आपके सामने एक प्रश्न है, गांधी और अंबेडकर के विचारों में असमानता होने के बावजूद दोनों का लक्ष्य एक था, इस कथन की पुष्टि कीजिए। यानी कि जो स्टेटमेंट लिखा है इसको आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि गांधी और अंबेडकर जी के सिद्धांतों में और बाकी विचारों में असमानताएं थी, एक दूसरे के पूरक नहीं थे, लेकिन फिर भी लक्ष्य क्या था, एक था। तो इस कथन को, इस स्टेटमेंट को आपको प्रूफ करना है। लिखिएगा, मुझे बताइएगा। आप लोग चाहें तो आप मुझसे कोई भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे मिलेंगे हम लोग कल, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मौसम थोड़ा सा इसमें सुहावना भी हो जाता है, गर्मी वाला भी हो जाता है, उमस वाला भी हो जाता है। ऐसे में आपका स्वास्थ्य आपकी पढ़ाई के लिए है बहुत जरूरी, और आप भी हैं हमारे लिए सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।